नमस्कार। आज कई दिन बाद मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य से और कुछ अपने परिजनों से मिलने अपने गांव प्रयागराज में हमारा गांव पड़ता है, वहाँ मैं गया था। बहुत लंबे अरसे बाद मैं गया था। अपने लोगों से मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। अपने घर, अपने दालान, अपनी पुरानी कच्ची और मिट्टी की की जो दालान है, अपनी रसोई, कच्ची रसोई, कच्चा चूल्हा जिसमें मेरी माँ मुझे खाना बना के खिलाया करती थी, वो सब भी देखा और कल वापस आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अलीगढ़ में इस समय तैनाती के दरमियान हुई घटनाओं के बारे में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। ऐसे ही एक घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। थाना था गवाना, जिला वही अलीगढ़। बात 24 अगस्त 2017 की है। श्री तेजपाल सिंह कश्यप थाने पर आए। सुबह सुबह बात है, करीब 8 साढ़े 8 बजे की। और आके उन्होंने थाने पे जो भी उपस्थित था, 8 बजे 9 बजे तो नाइट अफसर यानी जो दरोगा जी रहे होंगे, उनको बताया कि मेरा 8-9 साल का बेटा है गौरव, वो कल शाम को 5 बजे घर से बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। हम लोगों ने सभी गांव में सब जगह तलाश कर ली, उसका कुछ पता नहीं है। दरोगा जी ने एज यूजुअल उसको डपट दिया कि बच्चा है, बालक है, कहीं चला गया होगा, जाके ढूंढो, किसी के घर में होगा, किसी के साथ, बच्चों के साथ खेलते खेलते सो गया होगा। शाम को चला गया, मुंह उठाए चले आए कि साहब लड़का गायब हो गया, पुलिस इसमें कार्रवाई करे। मायूस हो गया बेचारा वो। उसने कहा कि साहब बच्चा 7-8 साल का है, घर में ही खाना खाता है, बाहर खाना खाने का कोई मतलब नहीं है। आसपास कहीं कोई फंक्शन, कोई त्यौहार, कोई बारात, कोई नाटक नौटंकी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कि कोई वजह नहीं है कि वो घर से बाहर रुके। रोज़ की तरह वो रोज़ खेलने जाता है, बच्चों के साथ खेला खेला कूदा होगा, लेकिन घर लौट के नहीं आया। जिन जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, जिस जिस दरवाजे के बाहर जहाँ जगह है वहाँ खेलता है, सब जगह मैंने तलाश कर ली, किसी ने उसको न तो देखा, ना आज वो बहुत लोगों के साथ खेला। खैर फिर उसको डपटा गया कि पहले जाओ देखो, नहीं अगर मिलेगा तो फिर शाम को आना, तुम्हारा मुकदमा लिख दूंगा, तब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। खैर वो सुबह 8 बजे की बात थी, वापस लौट के गांव गया, गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि साहब बेटा हमारा इस तरह से गायब है। मैं थाने भी हुआ, या थाने में पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है, मदद करने को तैयार नहीं है, वो कहती है पहले ढूंढो। तो गांव के जो उसके हम उम्र बच्चे थे, थोड़े बड़े बच्चे भी थे, वो सब इकट्ठा हुए, 10-12-15। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप परेशान मत होइए, जो चाचा ताऊ और बाबा जो भी कहा हो कि मत परेशान होइए, अभी हम लोग सब लोग चलते हैं। गांव में आसपास कुल मिला के 3-4 कुएँ हैं, एक बड़ा तालाब है, पहले उसमें ढूंढते हैं। गौरव वैसे कहीं जा नहीं सकता, उसका कोई लेना देना नहीं है। खैर वहीं बच्चों ने उन्हीं के सामने गांव के बीच में कि साहब 2 लोग इस वाले कुएं को देखेंगे, 2 इधर देखेंगे, 2 इधर जो थोड़ा सा जंगल है, पूठ कहते हैं इसको, वो उस जंगल के पास जाएंगे। और इस तरह से बच्चे वहाँ से सब चले गए। और 1 घंटे बाद ही सब एक साथ चिल्लाते हुए वापस आए कि गांव के बाहर जो लौहपूठ का जंगल है, उसमें विजयपाल के अरहर के खेत में गौरव की लाश पड़ी हुई है। गौरव के पिता एकदम बिल्कुल विक्षिप्त हो गए, भाग के देखा तो उसके बेटे की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। वो उल्टे पांव भागा और सीधे थाने में चला गया। वही दरोगा जी उनको फिर मिल गए। होगी कोई 10 बजे की बात, 8 बजे उन्होंने वापस किया था, 10, साढ़े 10, 11 बजे की बात होगी। दरोगा जी से बताया कि दरोगा जी उसकी लाश मिल गई है। अब दरोगा जी को सांप सूंघ गया बिल्कुल, बोले अरे अच्छा लाश मिल गई, अभी मैं इंस्पेक्टर को बताता हूँ। वो फिर भी कुछ करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने इंस्पेक्टर को भीतर जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का, एक आदमी सुबह आया था, उसका 8 साल का लड़का,
गायब हो गया था और अभी थाने पर आकर वो सूचना दे रहा है कि उसकी बॉडी लौपुट के जंगल के पास एक किसी के अरहर के खेत में मिली है। इंस्पेक्टर समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। श्री प्रकाश यादव उस समय गभाना के इंस्पेक्टर थे। वो फ़ौरन तैयार होकर बाहर आए और उससे बताया कि चलो मेरे साथ। उसे गाड़ी में बिठाया, गांव तक गए। गांव में और भी लोग इकट्ठा थे। सबको पता हो गया था कि बच्चे की लाश मिल गई है। सबको लेके वहाँ पर गए और बच्चे की लाश को देखा। घटना बिल्कुल सही थी। उनसे कहा कि आप फ़ौरन चलिए, आपका मुकदमा लिखते हैं। इसी बीच में उनकी नज़र गई तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उन्होंने वायरलेस से ही थाने से कुछ थोड़ा पुलिस बल और बुलाया और दरोगा जी को बुलाया और उन्होंने कहा जल्दी से इसका पंचनामा करो, और कान में बताया कि पंचनामा करके बॉडी को फ़ौरन पोस्टमार्टम हाउस पे भेज दो। भीड़ ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सारा रोष पुलिस के अगेंस्ट था कि सुबह 8 बजे जब तेजपाल गया था वहाँ पर, तो पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हो सकता है पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई की होती तो बच्चे की जान बच जाती। उसको लेके इधर पंचायतनामा भरा जा रहा था और फटाफट जल्दी पंचायतनामा भर के उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तेजपाल को लेके थाने पर चले गए इंस्पेक्टर साहब और उन्होंने वहाँ पर तुरंत उसकी एफआईआर लिखाई। 314/17 धारा 302 यानी हत्या की धारा /201 आईपीसी बनाम अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या के संबंध में ये एफआईआर दर्ज कराई गई। गौरव के पिता से वहीं उन्होंने छोटी मोटी पूछताछ भी की कि भाई आपकी किसी से रंजिश हो, किसी से अभी हाल में कोई झगड़ा हुआ हो, बच्चों का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो, घर की औरतों का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। तब तक और भी गांव के लोग आ गए और गौरव के पिता ने बताया कि नहीं साहब, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरी कोई रंजिश नहीं है, मेरे बच्चे से या मेरे घर वालों से किसी का कोई झगड़ा अभी क्या कभी नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी किसी से कहा सुनी तक नहीं हुई है। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी और इस बात को सुनते ही इंस्पेक्टर साहब के बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इधर पूरा गांव गुस्से में एकदम लाल पीला हो रहा था। उसका कारण ये था कि गौरव अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था। कुल 4 संतानें थीं तेजपाल के और उसमें ये अकेला लड़का था और 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी बहन गौरव की थी पूनम, जो कक्षा 5 में पढ़ती थी। दूसरी बहन का नाम शिवा था और शिवा और गौरव एक साथ एक क्लास में एक ही सेक्शन में पढ़ने जाते थे, कक्षा 1 में। सबसे छोटी थी सोनिया, जो भी 4 साल की थी और स्कूल नहीं जाती थी। तो गांव का जो स्ट्रक्चर होता है कि ये कानो कान सब बात पहुंच गई और ये हुआ कि साहब तेजपाल का तो चिराग ही बुझ गया। तेजपाल का तो संसार ही लुट गया। तेजपाल की अब संतति आगे कैसे चलेगी। उसका एक ही लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वही कानाफूसी कि सुबह पुलिस ने अगर मदद की होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। सुबह पुलिस अगर उनके साथ ढूंढने चली गई होती तो हो सकता है जो जिस किसी ने उसकी हत्या की है वो पुलिस देख के भाग जाता और बच्चा बच जाता। भांति भांति की बातें आने लगती हैं, तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगती हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त आक्रोश गांव वालों के बीच में हो गया। और माँ बाप तो बेहाल थे ही, तीनों बहनों का बुरा हाल था, बिल्कुल बदहवास सी हो गई थी। और एक 5 लोगों का जो परिवार में जो 5 लोग बचे थे, 3 बहनें और 2 माँ बाप, इनका करुण क्रंदन पूरे गांव में लोगों को हृदय तक चीर रहा था और साथ साथ पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था। पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी पुलिस की पहरे में या बहुत ढेर सारे पुलिस वालों के साथ गांव में लाई गई और फिर उसकी शव यात्रा गांव से निकली। गांव में उस वहाँ के रीति रिवाज, वैसे भी कहें तो हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई अल्पवयस्क मरता है, उसका देहांत होता है तो उसकी बॉडी को जलाते नहीं हैं।
या तो उसे गाड़ देते हैं और अगर कहीं नदी पास में है तो उसको प्रवाहित कर देते हैं, सफ़ेद कपड़ों में बांध के उसे ले जाते हैं और उसे कहीं किसी जगह खोद के गाड़ दिया जाता है उसको अग्नि में प्रज्वलित करके उसमें नहीं रखते हैं। तो इतने ढेर सारे लोग गए वहाँ पर, फिर गड्ढा खोदा गया और फिर उसमें उसको दफनाने का काम शुरू हुआ। जैसे ही पोस्टमार्टम होके बॉडी जा रही थी गांव से बाहर अंतिम संस्कार के लिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि साहब बहुत आक्रोश है पुलिस के प्रति और बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और अगर इन्होंने बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया, वहीं रोड पे रख के रोड को जाम कर दिया तो ये बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। फ़ौरन काफ़ी इन्फोर्समेंट लगाया गया और ये भी कहा गया क्राइम ब्रांच को कि आप अपने यहाँ के सादे कर्मचारी या दूसरे थानों के सादे लिबास में कर्मचारी उस भीड़ में ज़रूर भेजिए, हो सकता है कोई बात पता लग जाए। क्योंकि हम तो एक किले के भीतर हैं, पुलिस सब पुलिस को जैसे कहते हैं कि हम तो भीतर, हमें बहुत आइडिया नहीं है कि आखिर ये आक्रोश किस बात का था। इंस्पेक्टर LIU ने बताया कि साहब ये पुलिस पर आक्रोश है, तो ये हुआ किस बात का है। तो उनका साहब सुबह गए थे और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने भी कहा और बाकी हमारे अधिकारियों ने, SP सिटी ने भी कहा कि भाई पोस्टमार्टम होने दीजिए, पहले ये तो पता लगे कि इसकी डेथ कब हुई थी। पोस्टमार्टम में अप्रॉक्सीमेट टाइम भी बताते हैं कि टाइम ऑफ डेथ उसको वो बताते हैं कि जब ये बॉडी लाई थी उसके कितनी देर पहले की हुई इसकी डेथ है। लेकिन उतना वेट करने को कोई तैयार नहीं था। पुलिसकर्मी वहाँ लगाए गए, लोगों को समझाया गया और उनको समझा बुझा के किसी तरह से संस्कार कराया गया, उसका अंतिम संस्कार कराया गया। और जो अगल बगल के थानों के सिपाही प्राइवेट में लगे थे, उनको ये कहा गया कि शाम को अगर कोई विशेष बात पता लगती है तो आके बताएं, क्योंकि उस थाने के सिपाही को लगाया नहीं जा सकता था। जो गांव के लोग हैं थाने के लगभग सभी सिपाहियों को पहचानते हैं, उनका आना जाना रहता है, इसलिए बाहर के सिपाहियों को लगाया गया था और ये कहा गया था कि ये सब शाम को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंच के अगर कोई बात होती है तो बताएं। कोई 9 बजे के आसपास सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों से अलग अलग बात की गई, लेकिन ये बताया सबने कि कुछ पता नहीं लगा। सिर्फ वही बात कि साहब पुलिस के प्रति गुस्सा बहुत था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा, लोगों का रोष इसलिए भी था कि वो इकलौता पुत्र था और उसकी हत्या कौन कर सकता है, जबकि ये भी लोगों ने कहा कि इस आदमी की किसी से रंजिश नहीं थी। बेसिकली प्राइवेट में जो आदमी भेजे गए थे वो यही पता लगाने के लिए कि लोग शंका व्यक्त करते हैं, कभी कभी खाली होते हैं, गमी में रहते हैं, तो कहते हैं कि फ़लाँ का काम हो सकता है, यार ये तो फ़लाँ 10 साल पहले फ़लाँ से झगड़ा हुआ था, हो सकता है उसने कर दिया हो। तरह तरह के कयास लोग लगाते हैं और कभी कभी इस कयास से ही हमें अपने सूत्र मिल जाते हैं और हम घटना के अनावरण में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात उस भीड़ से निकल कर नहीं आई। अगले दिन चूँकि अखबारों में इसको खूब ढेर सारा कवर किया गया, तो अगले दिन ये तय किया बैठ के हम लोगों ने कि पूरी क्राइम ब्रांच को फिर से मौके पर भेजिए, वो एक एक चीज़ वहाँ पर देखें, क्योंकि उस दिन तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी से पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को वहाँ से भेज दिया गया और फिर फोर्स भी वहाँ से लौट आई। एग्जैक्टली वहाँ कोई चीज़ अगर खोजी गई होती तो हो सकता है कोई चीज़ छूटी हुई हो, कोई सुराग किसी चीज़ से हमको मिल सके, तो पूरी क्राइम ब्रांच फिर से वहाँ पर गई, मौके को देखा, उसकी फ़ोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, कोई ऐसी वस्तु वहाँ जो चीज़ें थीं, जैसे उसका ब्लड वहाँ पे था, जो शर्ट या शर्ट के टूटे हुए बटन जिससे उसका गला कसा गया था, दबाया गया था, उनके सिवा और कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। आसपास जो टीम है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट के कि भाई किस रास्ते से यहाँ तक आया होगा वो रास्ता देखिए, किस साधन से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल के निशान, किसी 4 पहिया गाड़ी के निशान, किसी साइकिल के निशान, ये ढूंढने के लिए अलग अलग जगह लोग रवाना हुए कि आखिर यहाँ तक आया कैसे। कोई सीधा रास्ता, गांव का रास्ता है, कोई सीधा रास्ता नहीं था, अगर कोई आया भी होगा तो जो पगडंडियाँ होती हैं छोटी छोटी 2 खेतों के बीच में, संभवतः उधर ही से आया होगा। तो ये असर्टेन करने के लिए कि किस तरह से वो यहाँ पहुँचा है, उस आसपास के इलाके की खोजबीन शुरू हुई।
तभी क्राइम ब्रांच के लोगों ने आवाज़ दे के अपने इंस्पेक्टर या अपने प्रभारी को बुलाया कि आके यहाँ देखा जाए। जहाँ उसकी गौरव की लाश मिली थी वहाँ से काफ़ी दूर एक अरहल का खेत और था। उसमें बीच में एक जगह को खाली किया गया था, साफ़ किया गया था और वहाँ पर वो ज़मीन समतल बनाई गई थी और वहीं पर मिट्टी का कलश, नींबू, दिया, अगरबत्ती, सिंदूर और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो तंत्र मंत्र टोटके टोने में इस्तेमाल की जाती हैं, वो पड़ी हुई थी और वहाँ ब्लड भी पड़ा हुआ था। समझने में देर नहीं लगी कि ये टोने टोटके या तंत्र मंत्र से संबंधित ये हत्या है। उसका भी सब सैंपल लिया गया और वहीं पर फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो मोबाइल यूनिट होती है उसको बुला के ये देखने के लिए कि ये ब्लड जो है वो ह्यूमन ब्लड है या एनिमल ब्लड है, क्योंकि इतनी दूर घटना जहाँ पे वो बॉडी मिली और जहाँ पर ये सब हुआ उसमें दूरी थी, तो ये समझने के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कुछ और बात इसमें निकली। खैर फॉरेंसिक मोबाइल टीम जो हमारी होती है, मोबाइल लैब कहते हैं उसको, वो वहाँ पर पहुँची और फिर उसने उस सैंपल का एक प्राइमरी टेस्ट किया। ऑफ द रिकॉर्ड टेस्ट हम लोग इसलिए कहते हैं कि ताकि तुरंत विवेचना में आगे बढ़ने के लिए कुछ हम कर सकें। बाकी तो जो मेजर टेस्ट होते हैं वो सैंपल सील किए जाते हैं, सील करके उनको फॉरेंसिक लेबोरेटरी आगरा या लखनऊ भेजा जाता है। खैर वहाँ पर जैसे ही आई तो थोड़ी देर में उन्होंने टेस्ट करके बता दिया कि साहब ये ह्यूमन ब्लड है। फिर कोई चीज़ बची नहीं कि समझने में कि इसकी हत्या हुई है और तंत्र मंत्र के लिए हुई है, तंत्र मंत्र के तहत हुई है, तंत्र मंत्र के कारण हुई है। मौके पर वहाँ जहाँ ये तंत्र मंत्र का सामान था वहाँ कुछ संघर्ष के निशान भी मिले, जिससे ये लगता है कि इसकी बलि देने से पहले या इसको मारने के पहले इसने थोड़ा बहुत संघर्ष भी किया था। चूँकि इस पूरी प्रोसेस में 3-4 घंटे लग गए तो गांव से एकदम बाहर की बात है, पूरा गांव फिर इकट्ठा हो गया। उसने भी देखा कि अरे ये तो बहुत सामान है यहाँ पर, और गांव वाले चूँकि सब जानते हैं कि ये तांत्रिक का काम है, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है। इसी भीड़ में से एक लड़का निकला, उसने कहा कि साहब ये इसी तरह का इतना सामान मेरे खेत में भी है, लेकिन वो पुराना है, वो बिल्कुल ताज़ा नहीं है, ये तो एकदम ताज़ा है, इसका तो ब्लड अभी पूरा सूख के काला भी नहीं हुआ है, डार्क रेड में है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत पुराना सा लग रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी। पूरी क्राइम ब्रांच उस लड़के को साथ लेके उसके खेत में गई। वहाँ भी देखा कि उसी तरह साफ़ किया हुआ वही सिंदूर, अगरबत्ती, थोड़े कागज़, थोड़ा एक कलश, मटका जैसा और इस तरह की तमाम चीज़ें जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होती हैं वो पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी घास अगल बगल उगाई थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि ये महीने 2 महीने के से पहले की ये घटना होगी या ये सब चीज़ें महीने 2 महीने 3 महीने पहले की होंगी। लेकिन वहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल जम गया था, काला हो गया था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, बहुत दिमाग लगाया गया कि इन दोनों का कैसे इसको कैसे कोरिलेट किया जाए या कोरिलेट करने लायक है भी कि नहीं है, कि दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। पहला काम तो ये किया गया कि गांव में खबर कराई गई कि किसी का बच्चा या किसी के घर का कोई प्राणी पिछले 4 महीने से 3 महीने से गायब तो नहीं है। थाने को वायरलेस सेट से बताया गया कि वो अपने रिकॉर्ड में देखें कि किसी की गुमशुदगी या किसी तरह की कोई बात है तो नहीं। काफ़ी देर हो गई थी। वहाँ पर उसको सिक्योर किया गया सीन ऑफ क्राइम को, दूसरे वाले यानी जो बाद में डिटेक्ट हुआ, जो पहले का था, तो वहाँ किया गया और उस लड़के को जिसने ये सूचना दी थी उसको पुलिस अपने साथ थाने ले गई। उससे वहाँ पर पूछताछ शुरू हुई कि ये बताओ कि ये उसके बाद ये तुम्हारी जो नई फसल तुमने लगाई है इसके पहले का, उन्होंने कहा साहब इसके पहले का है, फिर इसको तुमने इसकी जुताई बुआई क्यों नहीं की? तो उसने कहा कि साहब देखिए हमारे यहाँ इस तरह से जो टोने टोटके होते हैं उसको लांघा नहीं जाता है, यानी उसको क्रॉस नहीं करते हैं पैरों से। ये एक विदंती है कि अगर हम क्रॉस करेंगे तो जिस किसी काम के लिए वो टोटका या वो जादू टोने का जो काम किया है वो हमारे ऊपर यानी लांघने वाले के ऊपर आ जाएगा।
तो अगले फसल की जुताई के लिए जब हम जोत रहे थे तो इतनी जगह को छोड़ दिया गया था, और अब ये 3-4 महीनों में फसल हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। उससे पूछा गया कि कौन सी फसल, उसने कहा साहब गेहूं की कटाई के पहले का था। तो ये अंदाज़ लगा कि ये लगभग 4 महीने, 3.5-4 महीने पुराना वाक़या होगा इस के साथ जो हुआ है। खैर, अगले दिन सब लोग फिर पहुँचे। फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो मोबाइल वैन है उसको बुलाया गया और उससे कहा गया कि जब अभी जो गौरव की जगह मिली है वो तो ह्यूमन ब्लड था, अगर ये भी ह्यूमन ब्लड होगा तो इसका मतलब कोई न कोई हत्या और हुई है। मोबाइल फॉरेंसिक लैब ने उसके सैंपल को लिया, वहीं पर टेस्ट किया। टेस्ट करके उसकी प्राइमरी रिपोर्ट में उसने बताया कि साहब ये जो है ये एनिमल ब्लड है, ये ह्यूमन ब्लड नहीं है। कि बात फिर और उलझ गई, फिर नहीं समझ में आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ सामान एक ही जैसा था, सब एक ही में जो मटकी थी वो कटे हुए कई नींबू और एक जो वो गोबर का एक आकार सा बनाते हैं वो गोबर, उस पे सिंदूर लगा हुआ, कुछ हल्दी भी ऐसा लगता था छिड़की गई है। जो सामान गौरव की घटना स्थल के पास मिला था, ठीक उतना ही सामान, उसी तरह की प्रोसेस वहाँ भी मिली थी जो 3-4 महीने पहले की थी। अब सब लोगों ने बैठ के पूरा दिमाग लगाया, फिर ये लगाया कि अच्छा ठीक है, दोनों की वो सैलाइडी निकाली जाए। हो सकता है कि जिसने ये किया हो उसने पहले वाला भी किया हो, लेकिन चूंकि एक ही टावर से दोनों घटनास्थल कवर हो रहे थे तो इसलिए उसमें भी कुछ निकलने की संभावना नहीं थी और निकला भी नहीं। फिर वही हुआ कि साहब जब सीडीआर से हम कुछ नहीं निकाल सकते और किसी को किसी पे कोई शंका नहीं थी, गांव में सिपाही लगा के पिछले 3-4 दिनों में कोशिश की गई ये जानने की कि कोई तो वजह निकले, किसी पे तो शंका हो, कोई तो ऐसा आदमी आए जो ये बताए कि नहीं साहब मैंने इतने बजे इसके साथ जाते हुए या आते हुए या बोलते हुए या बात करते हुए या टॉफ़ी देते हुए या चॉकलेट देते हुए देखा है, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तीसरे दिन कुछ सिपाही जो सादे में लगाए गए थे, शाम को जब लौट के ब्रीफिंग के टाइम में आए तो उनमें से किसी एक ने कहा साहब वैसे तो सब हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन एक आदमी के बारे में थोड़ी सी शंका इसलिए हो रही है क्योंकि घटना के दिन से वो गांव में था नहीं और आज ही लौटा है, और 1-2 लोगों ने ये टिप्पणी भी की है कि ये घटना के दिन से ही नहीं है और आज लौटा है और सब जगह सबसे मिलके कुछ सफाई सी दे रहा है। तो एक बार उससे पूछताछ करना बनता है कि उसको बुला के पूछिए कि आखिर उस दिन से गांव में इतनी गंभीर घटना हुई, उसे पता लगा होगा, कितनी दूर गया था कि वो आ नहीं पाया और घटना के 3 दिन बाद आया है। हालांकि उस सिपाही ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि नहीं साहब बिल्कुल यही है और सब लोग कह रहे हैं। उसने कहा साहब ऐसी हल्की हल्की 1-2 लोगों ने मरमरीम की है, लेकिन ये सही है कि वो घटना के दिन से गायब था और आज ही लौटा है। खैर, इंस्पेक्टर ने कहा अच्छा ठीक है इसको भी बुलवाते हैं। उन्होंने खुद बुलवाने के बजाय गांव के ही किसी आदमी को फ़ोन किया और उससे कहा कि इस आदमी को आप बुलाइए, गांव के बाहर किसी जगह का नाम लिया कि आप वहाँ पे बुलाइए, हमारी पुलिस अभी वहाँ पहुँच रही है, आधे घंटे आप बाद बुलाइए, जब आ जाए तो मुझे बताइए, हमें इसकी ज़रूरत है। तो खैर वही हुआ, उस गांव के आदमी ने उसको बुलाया, वो फ़ौरन चला गया। पुलिस वहाँ पहले से थी, उसको थाने पर ले आई। पूछताछ शुरू हुई, बहुत से लोगों से पूछताछ हुई, गांव के 10-20 लोगों से पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन कुछ निकला नहीं था। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इससे भी कुछ निकलेगा। खैर उसको लाया गया, उससे बातचीत शुरू की गई और फिर बातचीत में जो फोकस था कि भाई तुम उस दिन कहाँ थे जिस दिन ये घटना हुई। तो उसने छूटते कहा साहब मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था और हमारी बेटी के ससुराल गया था, वहाँ से उसको मैं विदा करा के ले आया था। फिर उसी में किसी ने कहा कि साहब किसके यहाँ थी, तो उनका सब फलां के यहाँ थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी बात करता हूँ, वहाँ के फलां आदमी को मैं जानता हूँ। उसने 2-4 जगह फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिला के थोड़ी देर बाद फिर उससे पूछा कि तुम 27 तारीख को 24 तारीख को जिस दिन ये सूचना यहाँ आई थी, उस दिन
तुम कहाँ थे? तो उसने कहा साहब मैं तो वहीं था। बोले रात में तुम कहाँ थे? उन्होंने कहा साहब मैं वहीं था। फिर उसने बताया कि साहब ये झूठ बोल रहा है, जिस दिन की घटना है ये, जिस दिन वो लड़का शाम को 5 बजे गायब हुआ है, ये उस दिन 10 बजे अतरौली से अपने गांव आ गया था। वो सुबह 6-7 बजे उसको विदा कराया था और 10 बजे वो आ गया था, यानी ये गांव में मौजूद था जब वो लड़का गायब हुआ है। अब उससे पूछा जाने लगा कि ये, तो बोले साहब वो हो सकता है गलती से इधर उधर। बोले गलती से? तुम्हारे गांव का लड़का गायब हुआ, तुम वहाँ दिखाई नहीं पड़े, कौन कौन गया था वहाँ तुम बताओ, पुलिस में कौन कौन गया था, कितने लोग गए थे, कितनी गाड़ियाँ गई थी? वो किसी चीज़ का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया और बार बार वो ये कहता रहा नहीं नहीं साहब मैं अपनी बेटी के यहाँ ही गया था। और फिर बार बार वो जो क्राइम ब्रांच की टीम का जो सिपाही है, सब इंस्पेक्टर था, वो वेरीफाई करता रहा, हर तरह से वेरीफाई किया, दिन से वेरीफाई किया, तो ये पता लगा संडे का दिन था और संडे के दिन ही सुबह वो अपनी बेटी को लेके आया था और इतवार के दिन ही शाम को 5 बजे वो लड़का गायब हुआ था। जबकि वो इंसिस्ट कर रहा था कि जब वो लड़का गायब हुआ जिस दिन, उस रात में इसकी अपनी बेटी की ससुराल पे था। हमारे एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव थे, अतुल श्रीवास्तव भी तब तक वहाँ पहुँच गए और थोड़ी देर उससे पूछताछ करने के बाद उन्हें, वो इरिटेट हो रहे थे कि बार बार एक ही बात को सारे पुलिस वाले पूछ रहे हैं और ये बता नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी तरह से पूछताछ की कैटेगरी शुरू की, अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत अच्छी वाली, लेकिन फिर वो उसी तरह की डेविएशन वाले जवाब देता रहा। खैर उन्होंने कहा भाई अब इसके साथ और थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, ये कह के वो चले आए और फिर हमारे विशेषज्ञ पूछताछ करने वालों ने झटका पूछताछ शुरू की। शुरू में 5-7 मिनट 10 मिनट वो उसको भी झेल गया, लेकिन झटका करने वाले विशेषज्ञ भी वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस लेवल पर जाकर अगर कुछ है तो मिल जाएगा और कुछ नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। कोई 5-7 मिनट बाद फिर वो टूट गया और उसने कहा साहब आप बिल्कुल कुछ मत करिए, मैं सब बता रहा हूँ। और फिर उसने जैसे प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स को आप चला दीजिए तो पूरी चीज़ें एक साथ एक सांस में, दिन, समय, वार, सबके तरह उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि साहब मेरी, पहले तो ये कि आप उसका नाम जान लें कि उसका नाम, उस आदमी का जो उस दिन गायब था और जिससे पूछताछ की जा रही थी और जिससे झटका वाली पूछताछ में वो टूटा, उसका नाम था नत्थी सिंह। नत्थी सिंह सन ऑफ स्वर्गीय विजयपाल सिंह। उसने बताया कि साहब मेरी एक ही लड़की है, कमलेश उसका नाम है, और उसकी शादी हमने अतरौली के आलमपुर गांव में बनी सिंह के साथ आज से 4 साल पहले की थी। 4 साल हो गए, उसे कोई भी संतान नहीं हुई। इस बात को लेके कमलेश की ससुराल वाले उसको ताना देना शुरू कर चुके थे, उसे तरह तरह से अब प्रताड़ित और परेशान करने लगे थे। ये बात जब बेटी मुझको बताती थी तो मैं भी बहुत अंदर से टूट जाता था, मैं बहुत परेशान होता था। मैंने तांत्रिक से संपर्क किया कि ऐसे ऐसे है हमारे यहाँ। तो तांत्रिक ने कहा कि भाई ये आपके, उसने अपना जो ये ड्रामा करते हैं तांत्रिक लोग, आँख बंद किया, आँख ऊपर की और बाल अपना फैलाया और झटकाया और ये किया वो किया और चिमटा चढ़ाया, धूनी पर बैठ गए, जो ये सब ड्रामा करते हैं वो। और उन्होंने कहा कि भाई उस पर तो बहुत बड़ा भूत प्रेत का साया है और उसको तब तक संतान नहीं होगी जब तक आप बलि नहीं दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है साहब, हम बलि भी दे देंगे। ये बात कोई 4 महीने पहले की है। उसने उन्हीं तेजपाल के, जिसके लड़के, जिसका लड़का गौरव था, उसी के कुत्ते को रोटी दिखा दिखा के उस स्थान पर ले गया जहां उसने पहले से ही ये सब सामान रखा था। जैसे ही ज़मीन पर कुत्ते के लिए वो रोटी रखी उसने, वो खाने लगा, तो हंसिया से एक ही वार में उसने कुत्ते की गर्दन काट दी
और जो खून निकला वो जहाँ भी चढ़ाना होता है उस टिटिम्मे में, वहाँ उसने चढ़ाया और चढ़ा के चला आया। कुत्ते की लाश को वहीं से ले जाके उसी बाग में, ये तो खेत में मिला था गौरव, उसी बाग में कहीं उसने फेंक दिया। और ऐसा लगता है जंगली जानवरों ने उसको खाया होगा, नोचा होगा, क्योंकि इन्हें पता नहीं लगा, तेजपाल को यानी कुत्ते के मालिक को, कि उसका कुत्ता कहाँ गायब हो गया। 4 महीने बीत गए, इस बलि का कोई परिणाम नहीं निकला। वो फिर परेशान हो गया। इस बीच में उसकी लड़की कमलेश ने कई बार फ़ोन किया कि अब मैं नहीं रहूँगी ससुराल में, यहाँ जीना मुश्किल कर दिया है लोगों ने, मुझे बांझिन कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, और अब आप आइए और मुझे ले जाइए। शनिवार की शाम को वो गया और इतवार की सुबह उसको लेके आया। नत्थी सिंह का कहना था कि जब मैं गया तब से वो रो रही थी, और जब मैं उसको लेके आया घर तक तब भी वो रोए जा रही थी। मुझसे फिर नहीं देखा गया। मैंने फिर तांत्रिक से संपर्क किया तो तांत्रिक ने कहा कि अब इसका मतलब ये है कि ये इतना तगड़ा वाला भूत है ये, कि ये नरबली मांग रहा है। अब ये किसी बलि कुत्ते या किसी जानवर की बलि से नहीं मानेगा, इसको नरबली चाहिए। और जैसे ही आप, और बच्चे की नरबली दीजिए, बच्चे की नरबली देते ही तुम्हारी बेटी को बच्चा जरूर होगा, ऐसा कह के, और वो सुनते ही वहाँ से लौटा। 5 बजे की बात थी। सामान उसका जो इसका होता है तंत्र मंत्र का, वो उसने पहले से ही घर में रख रखा था अपने, लेकिन उसे कभी कोई लड़का नहीं मिला था, क्योंकि पहले भी वो संपर्क कर चुका था कि साहब 4 महीने हो गए हैं। फिर उसके तांत्रिक ने कहा था नरबली दीजिए, और जब बेटी को लेके आए बहुत दुखी मन से, फिर पूछा, फिर उसने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना बच्चे की बलि के काम नहीं चलेगा। तांत्रिक से मिलके वो करीब 5 बजे घर लौटा तो ठीक अपने घर के बाहर उसने गौरव को खेलते हुए पाया। अब उसको ये लगा कि जो काम करना है उसे तुरंत कर लिया जाए। गौरव से कहा कि तुमको चॉकलेट खानी है? उसने कहा हाँ खानी है। उन्होंने कहा हम अपना बैग जो है, एक झोला जो था वो वहाँ भूल आए हैं बगिया में, और चलो तो हम तुमको निकाल के दे दें, उसमें हमारे पास कई एक चॉकलेट है। बच्चा मासूम वो उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उस एक अरहर के खेत में उसे ले जाते ही उसे पटक दिया और उसका हाथ बांध दिया, उसके जो बाँह होती है शर्ट की फाड़ के उससे हाथ बांध दिया और बाकी का शर्ट उसके मुंह में ठूस दिया थोड़ी देर तक, और उसे दबाए रहा। थोड़ी देर में बच्चा बेहोश हो गया। जब उसने देख लिया कि बेहोश हो गया है और जल्दी होश नहीं आएगा तो वहाँ से भागते हुए घर को आया। समय हो गया था करीब 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे दिन था। भागते हुए घर पे आया और अपना वो जितना साजो सामान टोना टुटके का है वो झोले में रख के फिर भागा वहाँ से। जाके पहले देखा कि होश तो नहीं आया, तो उसे होश नहीं आया था, लेकिन नब्ज़ उसकी चल रही थी, बच्चा अभी जिंदा था। बस फ़ौरन तुरंत उस जगह पे जाके जहाँ वो लड़का पड़ा हुआ था वहाँ उसे साफ़ करके और अपना सब ये सामान जो मटकी मिट्टी की है और ये सब ठीक किया। इस काम में भी करीबन 40 मिनट लग गए। उसके बाद फिर पत्थर से उसके मुंह से कपड़ा निकाल के और पत्थर से उसके सिर को पूंछने लगा। जब ब्लड ढेर सारा बाहर आ गया तो उसको फिर उसे जहाँ चढ़ाना होता है उस तंत्र मंत्र में वहाँ चढ़ाया। चढ़ाने के बाद फिर बाकी बचे हुए शर्ट के हिस्से से उसकी गर्दन कस दी और तब तक कसे रहा जब तक कि बच्चे के प्राण निकल नहीं गए। उसके बाद कि ये कहीं इसको तंत्र मंत्र से जोड़ा न जाए और लोग ढूंढने न लगें, मन में चोर होता है कि उसको लगेगा कि ये बहुत परेशान है अपनी बेटी की बच्चे के लिए। उसे उठाकर और फिर वहाँ से थोड़ी दूर पर एक अरहर के खेत में फेंक दिया और वापस चला आया। उसके कुर्ते पर भी ब्लड स्टेन्स आ गए थे। उसे फ़ौरन जाके धोया, धो के सुखा लिया। इतना सुनते ही मतलब जैसे क्रोध की सीमा पार कर गए सारे लोग जो पूछताछ कर रहे थे,
कि इतनी भी तुम्हें शर्म नहीं आई, इतना भी तुम्हारा मन नहीं पसीजा कि एकलौता लड़का था ये, और तांत्रिक से कब किसी का भला हुआ है। बहरहाल घटना उसने कर दी, उसे जो करना था कर दिया, और एक बच्चे की जान चली गई। 23 अगस्त को रात में 8 बजे उसने ये हत्या की थी, और 27 अगस्त को वो पकड़ा गया। नथीलाल कश्यप, सन ऑफ स्वर्गीय विजय सिंह कश्यप, गांव ओगर, थाना गभाना, इसकी गिरफ्तारी करके इसे जेल भेज दिया गया। तांत्रिक की तलाश की जा रही थी। गांव से थोड़ा बाहर ही एक अस्थायी आश्रम टाइप का, जिसमें बाबा जैसे लोग रहते हैं, आश्रम भी नहीं, किसी पेड़ के नीचे छोटी झोंपड़ी डाल के, वो वही तांत्रिक था। और फिर उसकी तलाश में बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस समय तक, जब तक मैं अलीगढ़ में था, तांत्रिक गिरफ्तार नहीं हुआ था। हालांकि उस मुकदमे में तांत्रिक को जिस नाम से वो बुलाते थे उसी नाम से तांत्रिक वांटेड है, और हो सकता है बाद में पकड़ा भी गया। तो इस तरह से एक छोटे बच्चे की जान तंत्र मंत्र और अंधविश्वास पे चढ़ गई। आज इतना ही, कल एक दूसरी घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।